बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फुल कोर्ट इजलास की जो कहानी है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे कि फुल कोर्ट इजलास में कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अल्टीमेटम दिया गया, किस मामले पे अल्टीमेटम दिया गया, और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी इजलास में क्यों उठ खड़े हुए, किस महाज को जस्टिस याह्या अफरीदी ने संभाला जब जजेस की तरफ से, चंद जजेस की तरफ से चीफ जस्टिस के साथ तकरार की जा रही थी। तो ये फुल कोर्ट इजलास का सारा मामला क्या है, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो सुहेल वड़ाई साहब ने इमरान खान साहब का कच्चा चट्टा जो है वो खोल के रखा है, और दूसरी जो आज रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, वो एहतजाज जो अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ मुजाहरे फूट पड़े हैं। किस मामले पे मुजाहरे किए गए हैं, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मैं नाज़रीन थोड़ा सा फोकस कर लूँ, ऐसा लगता है कि जैसे ब्लर हो रही है वीडियो। तो पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फुल कोर्ट इजलास की कहानी आपके सामने रखते हैं, लेकिन इस कहानी का पहले थोड़ा सा पस मंज़र भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ख़बर है उसको आप समझ सकें कि दरअसल ये मामला है क्या। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा जब अपने आखिरी मराहिल में पहुँचा और ग़ालिबन 9 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था वो महफूज कर लिया गया, लेकिन इस केस की समाअत के दौरान जो जज साहबान की तरफ से अक्सरियती जज साहबान की तरफ से जो रिमार्क्स दिए जा रहे थे कि हमें जो मैंडेट जिसका है, जिसका हक है, उसको मैंडेट मिलना चाहिए, उसको उसका राइट मिलना चाहिए। और फिर एक मिसाल भी पेश की गई कि अगर पार्लियामेंट में 336 का ऐवान है और 200-250 लोग आज़ाद मुंतखब हो जाते हैं और बाकी कोई 100 लोग जो हैं वो सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होकर आ जाते हैं, तो इस सूरत में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो क्या आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं मिलेंगी? बाकी जो उम्मीदवार सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से थोड़ी तादाद में मुंतखब हुए हैं, तो क्या वो जो 100 मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको मिल जाएंगी? इसके साथ साथ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से रिमार्क्स दिए गए कि उस इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो पटिशन है वो भी समाअत के लिए फ़िक्स की जाए, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलनी है नहीं मिलनी, वो जज साहबान के रिमार्क से पता चल रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं मिलने जा रही। तो इस दौरान जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के जो रिमार्क्स थे, उनका ये कहना था, बल्कि कुछ जजेस ने ये भी कहा कि ये जो लोग पीटीआई के थे ये मुंतखब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, क्या इनको आर्टिकल 63A के नताइज का सामना नहीं करना पड़ेगा? लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब के रिमार्क्स ये थे, वन लाइनर ये था कि हम यहाँ पे एक अपील में बैठे हैं पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे सामने अपील लेके आई है, तो हमारा काम उस अपील में जो चीज़ें उठाई गई हैं, जो मुद्दा एजिटेट किया गया है, उसको हमने देखना है। हमने इस अपील में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील में, किसी का मुकदमा बिगाड़ना नहीं है और किसी का मुकदमा, जजेस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि किसी का मुकदमा बनाया जाए और किसी का मुकदमा ख़राब किया जाए। लेकिन बहरहाल 9 जुलाई को फ़ैसला महफूज हो जाता है, और 9 जुलाई को फ़ैसला महफूज होने के बाद पहला फुल कोर्ट इजलास होता है। उस इजलास में नाज़रीन जो हमें जो चीज़ें ज़राए से पता चलती हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम लेके आए हैं आप नाज़रीन के लिए, जिस सोर्स ने दी हैं उसका दूर दूर तक भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ नहीं है।
लेकिन उसके पास इंसाइट है। कैसे इंसाइट है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन उसके पास जो इंसाइट थी जो हमने उनसे हासिल की वो ये थी कि महफूज होने के बाद पहली फुल कोर्ट मीटिंग में जो तकसीम थी वो 8-5 की थी, लेकिन वो अपोजिट थी। जो फैसला 12 जुलाई को 8-5 का आया, जो 10 जुलाई को इजलास हुआ ज़राए के मुताबिक, वो तकसीम दूसरी तरफ थी, यानी ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही थीं। और फिर ज़राए ने यह भी बताया कि एक मुलाकात भी हुई, एक शख्सियत ने, जज शख्सियत ने एक फ़ैसला लिखा, एक जज साहब को दिखाया गया। तो उन जज साहब को वो फ़ैसला दिखाने से पहले उनकी राय ये थी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, क्या लिखा जाए, क्या डिक्लेयर किया जाए इस फ़ैसले में। तो वो जो एक जज साहब ने फ़ैसला लिखा था वो उनके सामने रखा गया। उस फैसले को पढ़ने के बाद उन जज साहब ने कहा ज़राए के मुताबिक कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल जो मुलाकात हुई जजेस की, उसमें कोशिश की जा रही थी कि कोई मुत्तफ़िक़ा रास्ता निकल आए, मुत्तफ़िक़ा या ऐसा जजमेंट हो कि जिसमें ज़्यादा जजेस जो हैं वो किसी एक जजमेंट के ऊपर मुत्तफ़िक़ हों। तो तय पा गया जी कि ये फ़ैसला ठीक है। उसके बाद नाज़रीन फिर ज़रा ये बताते हैं कि टेलीफ़ोन कॉल आती है। अच्छा, पता नहीं वो टेलीफ़ोन कॉल थी या टेलीफ़ोन कॉल के ज़रिए पैगाम भेजा गया। अभी जैसे मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को, वो डायरेक्टली कमेटी को नहीं लिखा, वो रजिस्ट्रार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं रजिस्ट्रार साहबा, उनको लिखा गया। तो फिर वो रजिस्ट्रार साहबा ने पैगाम जाके कमेटी को भिजवाया। तो ज़रा बताते हैं कि एक कॉल आती है, उस कॉल के ज़रिए ये पैगाम आता है कि ये जो फ़ैसला लिखाया गया है ये नहीं, हम अपने अलग से फ़ैसला लिखेंगे। तो उनको फिर जवाब में कहा गया कि ठीक है, आपने जो लिखना है आप लिख लें, लेकिन आप दिखा लेंगे, उस पर बैठ के गौर ख़ौस कर लेंगे, उस पर बहस कर लेंगे और फिर जो भी हतमी नतीजा होगा वो हो जाएगा जब बैठेंगे, मिल बैठेंगे फुल कोर्ट में। तो फिर 11 जुलाई को एक और फुल कोर्ट होती है। 11 जुलाई के नाज़रीन फुल कोर्ट इजलास के हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि उसमें 13 जजेस आके बैठते हैं, कादी फैसल साहब भी उसमें होते हैं। तो उसमें एक फ़ैसला ला के रख दिया जाता है। जो जज साहब ये कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा जाए, क्या डिक्लेयर किया जाए, क्या फ़ैसला हो सकता है, उस साइड से एक फ़ैसला आता है और कादी फैसल साहब या फुल कोर्ट में रखा जाता है और फिर कहा यह जाता है कि ये फ़ैसला है, इसमें आप कोई फुल स्टॉप या फिर कॉमा भी चेंज नहीं कर सकते। उस पर फिर जवाब दिया गया कि अगर ये फ़ैसला हतमी है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती, इवन कि कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं हो सकता, तो फिर इस पर गौर ख़ौस करने की क्या ज़रूरत है। और नाज़रीन जो फ़ैसला आया था, जो कहा गया कि इस पर कॉमा और फुल स्टॉप चेंज नहीं हो सकता, वो 8 जजेस का फ़ैसला था 12 जुलाई वाला। अब ये किस जज साहब ने कहा कि इसमें कॉमा और फुल स्टॉप नहीं चेंज हो सकता, ये आप अंदाज़ा लगाएंगे लेकिन आपका अंदाज़ा दुरुस्त नहीं होगा। ये किसी और जज साहब ने कहा था, ऑथर जज ने नहीं कहा। तो फिर उसके बाद काजी फैसल साहब ने वो पिछली मीटिंग का हवाला दिया फुल कोर्ट का कि उसमें तो ये सूरत हाल थी, अब ये सूरत हाल है। तो जब फुल कोर्ट आप ये कह रहे हैं कि इसमें कॉमा नहीं चेंज हो सकता, तो फिर यहाँ पे गौर ख़ौस करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल वहाँ पे कुछ तकरार हुई, बहस हुई, जुमलों का तबादला हुआ, मुकालमों का तबादला हुआ। जज साहबान का जो फोकस था वो काजी फैसल साहब थे। जब ये देखा गया तो काजी फैसल साहब ने कुछ वहाँ पे छोटी मोटी बात भी की, क्योंकि जमहूरियत की बात वहाँ पे हो रही थी। तो काजी फैसल ने माजी की सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, अपने आने के बाद जो ज़िम्मेदारी उन्होंने संभाली उसका उन्होंने हवाला दिया कि जमहूरियत तो हम लेके आए, कमेटी बनी, जो अख्तियारात हैं वो नीचे डिवॉल्व हुए, फुल कोर्ट इजलास हुआ, फुल कोर्ट समाअत हुई और बहुत सारी चीज़ें जज साहबान में अख्तियारात डिवॉल्व किए गए, अख्तियारात सौंपे गए जज साहबान को। तो मुझे जमहूरियत की बात बताते हैं, यहाँ पर तो जो लोग हैं वो तो मुशर्रफ के दौर में जो है मिनिस्टर बने, ये मुझे ज़राए ने बताया है।
ये मैं आपको कोड एंड कोड बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है जो चीज़ें आपके साथ बता रहा हूँ उसमें कुछ अल्फाज और तरह से हो सकते हैं, मामला कुछ और तरह से हो सकता है, लेकिन बहरहाल जब वो फैसला था उस फैसले के हवाले से कहा गया चीफ जस्टिस साहब को कि आपके पास 2 घंटे हैं, यानी अल्टीमेटम है 2 घंटे का, आप इस फैसले को देख लें और बस आज ही जाके ये फैसला हमने सुना देना है, हम ये फैसला सुनाना चाहते हैं। तो वहीं पे नाज़रीन फिर ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया और कहा कि ये आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ इस इदारे के सरबराह हैं, किस तरह से मुखातिब हैं, किस तरह से आप उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह के आप उनके साथ मुकालबे कर रहे हैं, ही इज़ माई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो मीटिंग नाज़रीन फिर ख़त्म हो गई, 12 को वो फैसला सुना दिया गया। लेकिन उस मीटिंग के बाद एक और चीज़ भी हुई, लेकिन वो ख़बर मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता। कभी ज़राए ने जो कि हमें बताया है, उन्होंने अलाउ किया, तो वो ख़बर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वो ख़बर नाज़रीन, चले मैं उसका हिंट आपको दे देता हूँ कि कादी फैसल साहब ने इंतहाई फ़ैसला कर लिया था। तो 12 जुलाई को फ़ैसला अनाउंस कर दिया गया और फिर फ़ैसला क्या था वो आप नाज़रीन के सामने आ चुका है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी जो ख़बरें हैं। एक तो उनके खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े, दूसरा जो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है। नाज़रीन इसकी डिटेल में जाने से पहले आप ये देखें कि जब से इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत से निकले हैं तो 2 महाज इमरान खान साहब ने 2 महाज पर कैंपेनें चलाई हैं और 2 कैंपेनें चलाई हैं। महाज एक है, 2 कैंपेनें चलाई हैं। एक मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़, जिसमें मायूसी फैलाई गई, मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश की गई, इश्तियाल दिलाया गया, सरमायाकारों की या सरमायाकारी की इस तरीके से बातें की गई कि उनकी हौसला शिकनी हो, कोई सरमायाकार पाकिस्तान में ना आए। और दूसरा जो कैंपेन चली वो आलमी महाज पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई गई और इसके लिए जो हथियार इस्तेमाल हुआ नाज़रीन वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया। अब इन दोनों महाज़ों पर इमरान खान साहब नाकाम कैसे हुए हैं, तो इस बात का नाज़रीन जो एतराफ़ है आज सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में किया है, लेकिन आलमी मालियाती इदारे भी कुछ कह रहे हैं खान साहब के हवाले से, इन मामलात के हवाले से। सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा कि इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी अख्तियार की, ज़बरदस्त बयानात की, तुंदो तेज़ तल्ख़ बयानात की, इदारों के लोगों को लताड़ने के उसमें कामयाबी तो मिली, लेकिन ये जो इमरान खान साहब को ये कहा जाता है कि वो इंटरनेशनल इस्लामी दुनिया के लीडर हैं, तो वड़ाई साहब भी लिखते हैं कि अगर इमरान खान साहब इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े रहनुमा हैं, तो आसिफ अली ज़रदारी के लिए, नवाज शरीफ के लिए, परवेज़ मुशर्रफ के लिए, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान थे उनको रेस्क्यू करके ले गए, उनके लिए उनकी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान पे दबाव डाला गया, राब्ता किया गया। यानी आलमी दुनिया के ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो हैं, इन चारों सियासी शख्सियात के लिए खड़े हुए, पाकिस्तान पे दबाव डाला गया। इमरान खान साहब को जो वड़ाई साहब कहते हैं कि इंटरनेशनल इस्लामिक लीडर कहा जाता है, उनके लिए कौन सा इस्लामी दुनिया का जो सरबराह है, कौन सा मुल्क जो है वो खड़ा हुआ कि इमरान खान को हमें दे दें, इमरान खान को छोड़ दें, बहुत बड़े लीडर हैं, उम्मत मुसलमा के लीडर हैं। तो वड़ाई साहब दरअसल कह ये रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपनी ये जो सोशल मीडिया वाली पॉलिसी है और टारगेट करने वाली इदारों के सरबराहान को जो टारगेट करने वाली पॉलिसी है, इस पर इमरान खान साहब को रुसवाई भी हुई। इमरान खान साहब जो है वो तन्हा भी हुए और इमरान खान साहब की जो कोशिशें रहीं इस पॉलिसी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की, वो कोशिशें भी बराबर साबित ना हो सकी, कामयाब साबित ना हो सकी, नाकाम हुई। और गलत तवक्कुआत का, गलत उम्मीदों का वड़ाई साहब ये कहते हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रखा गया तो आगे चल के तहरीक इंसाफ को मज़ीद भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर नाज़रीन वड़ाई साहब हल भी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने अगर इस सूरत हाल से निकलना है तो हल वाहिद सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात का है, जिनके साथ इमरान खान साहब बैठना नहीं चाहते। लेकिन ये जो नाज़रीन खान साहब के 2 महाज़ों पे चलाई गई जो कैंपेन थी, इंटरनल और एक्सटर्नल इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, उसमें नाज़रीन
इसरार खान साहब हैं, दिल्ली जंग से वाबस्ता हैं, उनकी आज एक ख़बर है कि पाकिस्तान में मुआशी बहाली हो रही है, बरामदात और तरसीलात बढ़ रही हैं, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफ़ा हो रहा है। अगर नाज़रीन आप इस पर एतमाद ना भी करें, जो इसरार की जो स्टोरी है, आपको वैसे भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, स्टॉक एक्सचेंज आपको नज़र आ रही होगी, और आपके सामने IMF को जो लेटर लिखा गया कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे सपोर्ट ना किया जाए, वो भी आपके सामने है कि तमाम जो लेटर लिखे गए IMF को या यूरोपीय यूनियन को, वो तमाम के तमाम उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इदारों ने, आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के साथ चलने का फ़ैसला किया। और आलमी मालियाती इदारों ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की माशी जो इशारियाँ हैं वो बेहतर हुए हैं। IMF की जानिब से एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान माशी इस्लाहत कर रहा है, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, महंगाई में कमी हुई है। लेकिन आज जो रावलपिंडी में एहतजाज करने जा रहे हैं, रावलपिंडी में जो एहतजाज करने जा रहे हैं, उस एहतजाज की खबर पे आने से पहले कल आर्मी चीफ ने खुशखबरी सुनाई है ताजरों को, और ये ताजरों ने बताया है कि अगले साल में कितने महीने बाकी रह गए हैं, शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी, बिजली की कीमतों को भी कम किया जाएगा, और ताजर मुल्क में सनतें लगाने के हवाले से प्लानिंग करें, सनतें लगाने का सोचें, क्योंकि बिजली भी कम होगी और जो बिजली की कीमतें कम होंगी और जो शरह सूद है वो भी सिंगल डिजिट में लाई जाएगी। ताजरों ने बताया कि आर्मी चीफ ने जो खिताब किया, जो उनसे मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने इन चीज़ों की, इस खुशखबरी का इंदिया दे दिया, ये खुशखबरी सुना दी है। लेकिन नाज़रीन, ताजर कहते हैं कि एमनेस्टी स्कीम भी मुतारफ़ करवाई जाए, खान साहब के दौर में हुई थी तो अब भी होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, जो रावलपिंडी में आज एहतजाज है, एहतजाज तो अपनी जगह पे जो किया जाना है, लेकिन नाज़रीन मुज़ाहरे भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुए हैं। जो इसराइली अखबारात में मुख्तलिफ़ ख़बरें छपी हैं इमरान खान साहब के लिए, उनके मौक़िफ़ के हवाले से, उनके स्टांस के हवाले से, उस पर नाज़रीन सक्खर और कराची में एहतजाज किया गया है, जिसमें मुज़ाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, बैनर्स उठा रखे थे। मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ, उसमें क्या नारे लग रहे हैं और उसमें क्या बैनर्स पे लिखा हुआ है। इन पम्फलेट में लिखा हुआ है कि इमरान खान की इसराइल मुतल्लिक़ मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा, और एक और भी है नाज़रीन, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये इमरान खान को इसराइली हम ख्याल सवालिया निशान, इस तरह के पैम्पलेट्स और बैनर्स भी उठा रखे थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। ये मुज़ाहरे 2 शहरों में हुए हैं, कराची में हुआ है और सक्खर में हुआ है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। अब से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।